प्रोग्राम स्नोबर मैरिज सर्विसेज गुज़श्ता कई सालों से आपकी इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको यूके में अगर कोई भी कानूनी मसाइल का सामना है तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें और आपको जितना भी मुझे वक्त इजाज़त देता है मैं उस वक्त को पेश नज़र रखते हुए आपको गाइड कर सकूं। हमेशा की तरह चंद बातें जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूं, प्रोग्राम के स्टार्ट में वही बातें रिपीट करूंगा। और सबसे पहले ये कि नाज़रीन, जब आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल थ्रू होती है इस प्रोग्राम में, तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में जो कॉलर्स भी हमें कॉल करते हैं उन सब से हम बात कर सकें, उन सबको हम गाइड कर सकें। तो इसलिए अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल्स ले सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो मुझसे बात करने के बाद जो अपना अगला स्टेप जो है वो केस के सिलसिले में कोई भी स्टेप उठाने से पहले किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। मुझे ये वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपसे आपका जो केस है वो डिटेल में डिस्कस कर सकूं। और बसा औक़ात जब तक आप सही तरह डॉक्यूमेंटेशन चेक ना करें तो आपको सही तरीके से मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता, आपसे मशवरा नहीं आपको दे सकता। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे बात करने के बाद भी कोई भी अपना केस उठाने से केस नेक्स्ट स्टेप उठाने कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील से जाके अपना केस डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम जो है जो द लॉ शो का हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन यूके के इमिग्रेशन कवानीन में जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं और जो अपडेट्स आती हैं मैं वो भी बताता रहता हूँ प्रोग्राम के शुरू में या जो आती रहती हैं। जिस तरह पिछले दिनों जो ब्रेग्ज़िट के सिलसिले में मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट्स थी वो देता रहा। अभी भी एक मरतबा फिर रिपीट करूँ, ऑल्दो के जो ब्रेग्ज़िट जो रेफरेंडम था वो पिछले महीने की बात थी, लेकिन अभी तक वो यूके जो है वो EU का हिस्सा है। और बाज़ औक़ात अक्सर हमें इंक्वायरीज़ आती हैं जो यूरोपीय यूनियन डिपेंडेंट्स होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उस सिलसिले में लोगों से कि अब उनका क्या स्टेटस है या कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि वही स्टेटस आपका है जो EU डिपेंडेंट्स हैं, EU नेशनल्स हैं, जो कि रेफरेंडम से पहले था। अभी तक यूके जो है वो EU का हिस्सा है और अगर यूके EU से निकलता है तो ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, इसमें चंद साल लग सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने स्पेसिफ़िक केस से रिलेटेड किसी वकील से जाके ज़रूर मशवरा करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं और बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम नदीम है ज़कर भाई। मैंने सवाल ये पूछना है कि मैंने मेरी और मेरी मिसेस की जो इनकम है साल की वो 20,000 है। जी और हमने अप्लाई करना है 2018 में। जी नदीम बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि हम दोनों मियाँ बीवी की आमदनी 20,000 है साल की और हमने 2018 में अप्लाई करना है। जी और इसकी एक्सटेंशन के टाइम पे क्या हमें आज अगर टैक्स वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले लें या चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले लें तो हमें एप्लीकेशन को हमें वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, एज लॉन्ग एज आपकी इनकम जो है वो ये दोनों की मिला के 18,600 से ज़्यादा है। और कौन आप ब्रिटिश कौन है आप या सेटल्ड कौन है, आप हैं या आपकी वाइफ? मैं ब्रिटिश हूँ और मेरी वाइफ। आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया था। तो एज लॉन्ग एज आप दोनों की इनकम या एक की इनकम 18,600 से ज़्यादा है
तो अगर आप वर्किंग टैक्स क्रेडिट वगैरह ले रहे हैं जिनको तो वो एक किस्म की इनकम को टॉप अप करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ। असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने असाइलम क्लेम किया था विद फैमिली और वो सर्टिफाई हो गया और मुझे राइट ऑफ अपील जो है वो आउट ऑफ यूके मिला है। तो अगर मैं जेआर के लिए जाता हूँ तो ये जो परमिशन है, मुझे ये परमिशन ग्रांट होने में कितनी ड्यूरेशन लग जाएगी? आई मीन के कोर्ट्स कितनी बिजी हैं, प्लीज़ ज़रा बता सकते हैं सर? देखें, अगर आप जेआर के लिए जाते हैं तो नॉर्मली जो जेआर एप्लीकेशन अबाउट 3 to 6 मंथ्स में डिसाइड होती हैं उसमें कि परमिशन मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो नॉर्मली अब अबाउट 3 to 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है सर। मिनिमम यानी कि 3 मंथ्स के बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे? देखिए मिनिमम तो कोई वो नहीं होता, लेकिन आम तौर पे यस जो है वो इतना टाइम लग ही जाता है आम तौर पे। अच्छा सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी 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 हेलो जी सलाम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ ईलपुर से। जी शाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं अपना बेटा का बेस पे एप्लीकेशन किया था, फ्रेश एप्लीकेशन 7 साल का बेस पे। तो 3 महीने के बाद वो मेरे को एक लेटर मिला बायोमेट्रिक देने के लिए लास्ट फ्राइडे। तो हम चारों मिलकर पूरा फैमिली, हम 4 है, 2 बेटा, हम मियाँ बीवी है। तो हमने बायोमेट्रिक तो दे दिया, इसका रिजल्ट क्या बनेगा प्लीज आपको बताया थोड़ा। देखें 7 साल की बेसिस पे आप जो है एप्लीकेशन से पहले आपके पास वीज़ा था या कोई भी वीज़ा नहीं था? वीज़ा नहीं, हम वीज़ा नहीं था। यानी कि आप ओवर स्टेयर थे? जी 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 जी। अच्छा, और आपके बच्चे अभी 7 साल का है? जी जी, बड़ा बेटा 7 साल का है, उसका बेस पे एप्लीकेशन किया था। आपकी किसी किस्म के कोई कन्विक्शंस, क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह कोई हैं? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं है। और आपका एक ही बच्चा है? नहीं नहीं, 2 बेटा है। एक बेटा 6 साल इस मुल्क में पैदा हुआ है 2010 पे, और जो 7 साल का बेस पे एप्लीकेशन किया था वो इंडिया से आया हुआ है। अच्छा, तो एक बेटा 6 साल का है जो कि यहाँ पे पैदा हुआ है, और जो 7 साल का है वो इंडिया में पैदा हुआ था, इंडिया में आपके साथ आया था, इंडिया से आपके साथ आया था। देखें बात यह है कि आम तौर पे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो यही है कि जो होम ऑफिस है वो आम तौर पे ऐसी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ करते हैं। अगर आप ओवर स्टेयर हैं, 7 साल की एप्लीकेशन करते हैं, तो आम तौर पे जनरली स्पीकिंग होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है। लेकिन जब आप अपील करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके केस के होने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक को रिफ्यूज़ करें। ये तो अब जो केस वर्कर है उसकी डिस्क्रेशन की बात है कि वो किस तरह अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका केस रिफ्यूज़ हो भी जाता है तो आप उसको मोस्ट प्रॉबली आपको अपील का राइट मिलेगा, और आप फिर उसको एक्सरसाइज जब करेंगे और कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका ज़्यादा चांस होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे आपको अपील में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और शुरू में आपका केस हो जाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मुनीर बोल रहा हूँ बोस्टन से। जी मुनीर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं रिपोर्टिंग पर जाता हूँ तो काफी अर्से से जाता हूँ। तो मैं किधर जाते हैं आप? किधर जाते हैं? हेलो जी जी, आप सॉरी, आप ज़रा दोबारा रिपीट करें। मैंने कहा कि मैं 16 ही रिपोर्टिंग पर जाता हूँ ना, कुछ 2 साल से जा रहा हूँ रिपोर्टिंग पे। ठीक है। तो हाँ रोड में, तो उनने पहले पकड़ा था फिर छोड़ दिया था मेडिकल में। तो अभी मेरी सेहत बहुत खराब है, तो क्या मैं एप्लीकेशन कर सकूँ? तो बोल सकता हूँ कि मेरे साइन 3 माह कार्ड जो या कुछ कर दो? जी बिल्कुल। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर से लेटर लेके और फिर आप उनको लिख सकते हैं, या आपके वकील अगर कोई हैं तो वो उनको रिपोर्टिंग आपके सेंटर में लिख सकते हैं कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो आपको या तो एक्सक्यूज़ किया जाए, या फिर आपको अगर हर महीने जाते हैं जो भी है तो 3 महीने 6 महीने के बाद आपको बुलाया जाए, डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है और डॉक्टर जो है वो किस तरह का लेटर आपको देता है। डॉक्टर मुझे लेटर दिया, मेरी मेडिकल मुझे एपिलेप्सी है ना, तो वो
तो होती रहती है। तो डॉक्टर ने भी लेटर दे दिया, तो मैंने वकील को बोला कि तुम लेटर उनको डालो मेरा, के उन्होंने कहा खुद लेटर डाल के तुम बोल देना उनको साइनों में जाकर। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने वकील को कहा था, अगर वकील भी लेटर लिख दे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि अगर आपके कोई वकील हैं तो वो भी लेटर लिखें। हाँ, क्यों मैंने पिछली वीक फिंगरप्रिंट भी दे दिए ना, केस नई एप्लीकेशन वकील ने डाली थी पहले क्या उनको, तो फिंगरप्रिंट भी है तो वो दिए थे। तो फिर यही मेरा था कि मैं खुद भी कह सकता हूँ उनको साइनों में। जी बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल आप ख़ुद भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे वकील जो हैं वो भी लिखते हैं, और आप बिल्कुल ख़ुद भी कह सकते हैं और वकील के ज़रिए भी कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वो चांस होता है कोई लेट कर? बिल्कुल चांस होता है। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक और डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकते, या आपको एक्सक्यूज़ किया जाए या कुछ अरसे बाद बुलाया जाए, 3 महीने 6 महीने बाद फॉर मेडिकल रीजंस, तो फिर ज़रूर चांस होता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शाजिया है और मैं वीजे के हवाले से बात करती हूँ, आपसे कुछ मशवरा मांगती। जी जी बोलें, बिल्कुल बोलें, क्या आपका सवाल है? वो मेरा भाई जो है वो ब्रिटिश है और मेरे भाभी के पास आयरलैंड पासपोर्ट है। अब उसके पास 5 साल पासपोर्ट है आयरलैंड। तो अभी मेरा भाई कहते हैं कि बीवी को इंग्लैंड पे ले आते हैं, तो उसके लिए क्या इंक्वायरी है? आपके भाई जो है वो ब्रिटिश है और आपकी भाभी जो है वो आयरलैंड की आयरिश है। हाँ हाँ। तो अब वो आपका भाई अपनी वाइफ को यहाँ पे लाना चाहते हैं? जी। तो अगर उनकी वाइफ आयरिश हैं तो वो आ सकती हैं यहाँ पे, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आ सकती हैं, किसी वक्त भी आ सकती हैं। नहीं, वो पाकिस्तान से मंगवाया है, वो तो आयरलैंड पासपोर्ट अभी उसने लिया है। नहीं, अगर उनके पास आयरिश पासपोर्ट है, वो बेशक दुनिया में कहीं भी हैं, वो यहाँ पे आ सकती हैं। 5 साल है, लेकिन अभी उसने यस्टरडे वो कहते कि मैं यहाँ जाऊँ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं आपके पास वीज़ा नहीं है, इंग्लैंड की वीज़ा नहीं है, तो आप नहीं आ सकते। देखिए, अगर उनके पास आयरिश पासपोर्ट, आप आयरलैंड के पासपोर्ट की बात कर रही हैं? हाँ हाँ। अगर आपकी भाभी के पास आयरिश पासपोर्ट है, आयरलैंड का पासपोर्ट है, तो उनको यहाँ पे आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आप ये कंफर्म कर लें, आप ये कंफर्म कर लें कि उनके पास है भी कि नहीं आयरिश पासपोर्ट, क्योंकि अगर उनके पास आयरलैंड का पासपोर्ट है तो उनको यूके में आने के लिए किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी सलाम। वालेकुम जी, कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? जी हाँ, मैं ब्लैकपूल से बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे पता करना था कि हमारा जून के अंदर मई के अंदर हमारे पास एक लेटर आया था, हमने बच्चों की बेस पे अप्लाई किया था। मेरे 2 बेटे हैं, एक तकरीबन 9 साल का है और एक 7.5 साल का है। जी जी। उसकी बेस पर तो उनका लेटर आया था। उन्होंने कहा कि हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर रहे हैं और उसके लिए हमें आपके बायोमेट्रिक्स की जरूरत है, तो आप पोस्ट ऑफिस पे चले जाएं और वहां जाके ये बायोमेट्रिक्स करवा लें। वो जाके हमने करवा लिए हैं, करवा के उनको भेज दिए थे। उसका ठीक 1 महीने के बाद फिर उनका जवाब आया कि हमें जो बच्चे हैं छोटे, उनके दोनों की 2 तस्वीरें हमें भेजते हैं। तो उसको भी नियरली 3 वीक हो गए, मोर देन 3 वीक्स हो गए। तो क्या मतलब आप बताएंगे कि वो हैपनिंग? और देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आ जाएगा जी, रेजिडेंस कार्ड। आपको एप्लीकेशन किए हुए कितना अर्सा हो गया? हमें हो गया तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10 साल नहीं, ये जो अभी बायोमेट्रिक आया था, जो बायोमेट्रिक लेटर, ये किस सिलसिले में आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी यहाँ पे? बच्चों की बेस पे किया था कि बच्चे 7 ईयर से मोर देन। तो कब की थी एप्लीकेशन, कब की थी आपने? एप्लीकेशन हमने लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर मार्च में। लास्ट ईयर मार्च में। और आपको, अच्छा, आपको रहते हुए यहाँ पे 10-12 साल हो गए। जी, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उम्मीद है क्या होपफुली कोई अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आमतौर पे जब बच्चों का यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं,
अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी करे तो अपील का राइट आमतौर पे मिलता है और कोर्ट्स में चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको रहते हो यहाँ पे इतना अरसा हो गया और इतने अरसे से एप्लीकेशन भी आउटस्टैंडिंग है तो मुझे लेटर में उन्होंने कहा है कि हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो हम आपको आपका रेजिडेंस कार्ड भेज जी बिल्कुल, वो तो स्टैंडर्ड। उसके बाद वो तस्वीरें मांग रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आपका कार्ड बनकर आ जाएगा, तो नॉर्मली इसमें कितने दिन इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अगर उन्होंने अभी आपको लेटर लिखा है तो इसमें जो भी उनका डिसीजन है, जो भी आना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने अभी आपको लेटर भेजा है तो मेरे ख्याल में विद इन अ मंथ और सो या 1-2 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया, हम एक वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हम जो ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे उसी सिलसिले को जारी रखते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है जी कि हमें 7 बच्चों की बेस पे रहता है वो कई मिलास कंट्री में। सॉरी, क्या जरा ऊंची आवाज़ में बोले, मुझे क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें 7 साल की बेस पे बच्चों की राइट ऑफ अपील मिला इन कंट्री। और मेरा क्वेश्चन ये कि आजकल अपील की जो डेट आ रही है वो कितने ड्यूरेशन में आ रही है, अब तक की डेट मिलती है? और दूसरा, कोर्ट में क्या वीजे अलाउ करते हैं अब 7 साल की बेस पे, या स्टिल वो कंसिडर करते रिफ्यूज होता है ना कि अपर ट्रिब्यूनल्स में जाके केस कोर्ट डिसाइड करते हैं? कितना टाइम इसमें लग जाता है टोटल? देखें, जो जहाँ तक टाइम फ्रेम का ताल्लुक है, जब आप अपील करते हैं तो नॉर्मली अबाउट आजकल काफ़ी टाइम लग रहा है, तकरीबन 10 से 12 महीने तक का टाइम लग रहा है जब आपको केस की हियरिंग आती है। जहाँ तक कोर्ट 7 साल की केसेस जो हैं वो अलाउ करते हैं नहीं करते, तो वो हर इंडिविजुअल केस को मतलब केस बाय केस डिसाइड करते हैं। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि अगर के कोर्ट में आमतौर पे ज़्यादा चांस होता है यहाँ पे, अगर आपकी किसी किस्म की कन्विक्शन नहीं है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं यहाँ पे, तो आमतौर पे जो है अपील अलाउ हो जाती है। लेकिन हर केस की डिफरेंट नोयत होती है, तो फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल ये टाइम फ्रेम है, 10 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि फ़र्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में आपका चांस ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा नाम सुमेरा है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है उनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला हुआ है और उनके 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। उनको पहले 3 इयर्स का वीजा मिला, फिर अगेन 3 इयर्स का वीजा मिला। तो अभी उनको जो है 5 इयर्स हो जाएंगे अक्टूबर में, तो क्या वो आगे अप्लाई इंडेफिनेट के लिए कर सकते हैं? 5 इयर्स नहीं, जब उनको 6 इयर्स हो जाए ना, पहले 3 इयर्स के लिए मिला, फिर उनको 3 इयर्स के लिए मिला, तो ये उनको जो मिला है डिस्क्रिशनरी लीव, ये पुराने रूल्स के हिसाब से मिला है, यानी कि जुलाई 2012 से पहले के जो रूल्स थे उस बेसिस पे मिला है। और उसमें आपको 6 साल कंप्लीट करने होते थे, तो इनको अभी 6 साल कंप्लीट करने होंगे। जब 6 साल डिस्क्रिशनरी लीव पे इनके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकेंगे। तो उसे ये पहले अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आफ्टर 5 इयर्स? नहीं, 5 साल की बेसिस पे नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, दूसरा एक ये भी चीज़ है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पहले शादी की थी एक इंग्लिश वुमन से और उनसे उनके 2 बच्चे हैं। जी। एक है 10 इयर्स और एक है 6 ईयर, एक 9 इयर्स हुआ है अभी और एक 6 इयर्स है। तो उस बेस पे क्या वो कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई? उसके लिए कोई केस चेंज होगा? नहीं, देखिए, जो उनको डिस्क्रिशन, मुझे पूरी उनकी केस की नोयत को तो नहीं पता, लेकिन जो उनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, आई एम श्योर कि उसमें होम ऑफिस ने उनके ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उनको सामने रखते हुए ही उनको ये डिस्क्रिशनरी लीव दी है। यानी कि उनके बच्चों का ब्रिटिश बच्चे हैं और तो इसी बेसिस पे उनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली होगी। डिस्क्रिशनरी लीव का मतलब होता ही यही है कि आप रूल्स में तो आप नहीं फॉल करते, यानी कि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो रूल्स की डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कंपैशनेट कि हम आपको नहीं भेज सकते। और उसमें ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोगों को जो मिलता है वो इसी बेसिस पे मिलता है, अगर आपके बच्चे हों यहाँ पे या ब्रिटिश बच्चे हों,
तो अगर उनको इसी बेसिस पे मिला है तो वो ऑब्वियसली इनडेफिनेट, जब तक उनके 6 साल पूरे नहीं होंगे उससे पहले नहीं अप्लाई कर सकेंगे। उससे पहले वो अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं। सही। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन था मेरा। दूसरा या तीसरा? जी मैंने कहा आपका दूसरा क्वेश्चन है या तीसरा? अच्छा, तीसरा। सॉरी, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी, वो मेरे से रिलेटेड है। मैंने अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया था, लेकिन वो रिफ्यूज हो गया 1 year बिफोर, 1.5 year बिफोर। और उसके बाद मैंने अप्लाई जो है वो उस पे चला गया, अपील पे चला गया। अपील पे गया तो अपील पे अगेन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं हम ले जा सके या कुछ रीजंस की बेसिस पे। और अभी ऐसा है कि अभी मेरी बेटी है एक 6 months की। जब मेरा अभी हुआ है तब भी मेरी बेटी थी जब मैं अपील पे गई थी। अभी जो है उन्होंने कहा है कि आप अपर ट्रिब्यूनल में ट्राई कर सकते हैं, तो हम और लेकिन उसके लिए आपको पहले ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर अभी मुझे तकरीबन 3 months हो गए हैं, बट मुझे कोई लेटर नहीं आया है, तो उसमें नॉर्मली कितना ड्यूरेशन लग जाता है? आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, अभी अपर ट्रिब्यूनल की परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको भी 3 months हो गए हैं। देखें, यही टाइम फ्रेम होता है आमतौर पे, 2 से 3-4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। सही। तो अभी तो मतलब वो मुझे ये कंफर्म करेंगे कि आप अपर ट्रिब्यूनल में कंफर्म करेंगे कि अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर लें, क्योंकि उन्होंने ये कहा है। जी, वो तो डिपेंड करता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको परमिशन दें। तो ये तो अभी जब वो डिसीजन देंगे तो उसमें ही वो बताएंगे कि क्या अगर आगे हेयरिंग की ज़रूरत है, या वो आपको आउटराइट शुरू में ही रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम फरहाना है और ये मेरी बेटी के बारे में मैंने पूछना है। मेरी बेटी स्टूडेंट वीजे पर थी 2009 तक, 2004 में आई थी, और उसका इसका कॉलेज बंद होने की वजह से उसका ओवरस्टे हो गई थी, और उसी दौरान उसकी ब्रिटिश नेशनल से शादी हो गई थी, और उसी की बेस पर उसको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 2013 में। उन्होंने 10 year के रूट पर उसको डाला था और उन्होंने ग्रांट कर दी थी लीव उसको। अब इस साल उसकी मार्च में एक्सटेंशन के लिए उसने भेजा है, और बिल्कुल सेम उसके सर्कमस्टांसेस हैं और सब कुछ उसने एज इट इज भेजा जैसे पहले भेजा था, लेकिन उन्होंने एक लेटर भेजा है उसको कि आप खुद आकर अपना डिसीजन ले जाएं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, आपको डिटेन ना कर ले, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो डिटेन क्यों करेंगे। लेकिन एक तो उसको उससे मिस्टेक हुई है कि उसने अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैंने शायद गलत लिख दी है, क्योंकि उसी दौरान जब वो अपनी एप्लीकेशन रेडी कर रही थी तो उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, और वो काफी अर्से से हॉस्पिटल में थी, तो उसको आना जाना उनको लगा रहता था, क्योंकि उसका हस्बैंड थोड़ा पार्शली साइटेड है, तो एक तरह से वो पार्शली डिसेबल में आता है, और उसके सारे उसके डॉक्टर के मेडिकल सारे चीजें उसने भेजी हुई है उनको, और उन्होंने यही चीज एक्सेप्ट करके उसको लीव दी थी। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि वो क्यों उसको बुला रहे हैं, और अगर रिफ्यूज भी किया है तो आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों बुला रहे हैं। तो प्लीज जरा इसके बारे में मुझे बता दीजिए। जी, देखिए, बात यह है कि अगर उनके सर्कमस्टांसेस वही हैं जो उनको पहले डिस्क्रिशनरी लीव मिलने से पहले मिले थे, वही सिचुएशन चल रही है, तो मुझे कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नज़र नहीं आती। बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि डिसीजन के लिए वो बुलाते हैं उनको कि आप आके हमसे कलेक्ट करें डिसीजन। अगर उनके कोई वकील हैं तो वो उनको लिख सकते हैं कि जी आप हमें बाय पोस्ट जो है वो डिसीजन दें, जो भी देना है। लेकिन अगर जो आपने मुझे सिचुएशन बताई है, उस सिचुएशन में मुझे कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं नज़र आ रही कि अगर वो जाएं तो उनको किसी किस्म का ख़तरा होगा। अगर वही सिचुएशन चल रही है, पहले भी उनके पास वीज़ा था, तो मेरे ख़्याल से तो अगर जाएं भी तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं हयात बात कर रहा हूँ नॉटिंघम से। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली FLR FP का सर्टिफाइड रिफ्यूजल आया है, और बेसिकली 15 सितंबर 2006 को हमारा पहला वीज़ा लगा था। जी अब आपसे पूछना ये है कि क्या मैं लीगली विदिन 28 डेज में एक और एप्लीकेशन डाल के और फिर उसको वेरी करके मैं ILR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ये बताएं कि आप क्या कह रहे हैं। रिसेंटली आप थ्रू आउट लीगल थे? अभी हम लीगल थे 27 दिसंबर तक जो ना हम लीगल थे। कर्टेलमेंट थी और मैं डिपेंडेंट था, मेरी वाइफ वो स्टूडेंट थी।
और 28 दिसंबर तक हम लीगल थे और 27 को हमने एप्लीकेशन डाली थी FLR FP की। जी उसका डिसीजन अभी 4-5 दिन पहले आया है और रिफ्यूजल में आया है और अपील का राइट नहीं मिला। अब मैंने पूछना ये है कि चूंकि अभी 15 सितंबर को हमारे 10 साल पूरे हो रहे हैं, 15 सितंबर को तकरीबन 1.5 महीने के बाद, तो क्या हम कोई और एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं ग्रेस पीरियड के दौरान? कोई 28 दिन का इसके बारे में सुना है, अगर आप प्लीज थोड़ा सा इसमें गाइड करें। जी देखिए जो आपने मुझे बताया ना उसके हिसाब से तो अभी तक जब तक डिसीजन आपका आता है तो आप जो हैं लीगल होते हैं, ठीक है। डिसीजन की कौन सी डेट है? हेलो, अच्छा मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं जा चुके हैं। बहरहाल अगर आपका 28 दिसंबर 2015 को वीज़ा ख़त्म हो रहा था, 27 दिसंबर को आपने एप्लीकेशन की FLR FP और अब जाके उसका रिफ्यूज़ल आया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या डेट थी, लेकिन फॉर आर्गुमेंट से अगर 25 जुलाई उसका रिफ्यूज़ल था डेट की, तो 25 जुलाई तक आप जो हैं वो आपका वीज़ा कंटिन्यू हो रहा था। उसको सेक्शन 3C लीव कहते हैं कि 28 दिसंबर से आपका वीज़ा कंटिन्यू होते होते 25 जुलाई तक आ गया, जब तक कि होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं दिया। अब जो ट्रिकी सिचुएशन वो ये है कि 25 जुलाई को तक तो आप लीगल थे, लेकिन 25 जुलाई के बाद आप इलीगल हो जाते हैं। वहाँ से आपके पास 25 जुलाई से आपके पास 28 दिन होते हैं कि जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन इस वजह से रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी कि आप ओवरस्टेयर हैं। अगर आपका 10 साल का टाइम फ्रेम जो है वो 15 सितंबर को पूरा हो रहा है तो आप इस 28 जुलाई को 25 जुलाई और के बाद जो एप्लीकेशन करते हैं 28 दिन के अंदर, तो चूंकि 15 सितंबर तक आपका वो टाइम पूरा नहीं हो रहा, यानी कि वो जो 28 दिन का जो टाइम फ्रेम है जो कि 25 जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, वो से अगर आप 23 अगस्त को एप्लीकेशन करते हैं तो 15 सितंबर को आपका टाइम पूरा होना है 10 साल की बेसिस पे। तो अगर आप 23 अगस्त को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट 10 ईयर्स की रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप 15 सितंबर तक लीगल नहीं काउंट होते। तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। और आपने वेरिएशन की भी बात की थी, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 23 अगस्त को एप्लीकेशन करते हैं कोई दूसरी FLR FP या कोई भी एप्लीकेशन FLR हो, और 15 सितंबर को फिर आप एक साथ ही दूसरी एप्लीकेशन कर देते हैं, एप्लीकेशन अपनी वेरी कर लेते हैं, तो उसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि जब आपका जो टाइम है 15 सितंबर तक वो 28 डेज से ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि जो आप करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल होगा, लेकिन शायद मैं आपको नहीं समझ सका हूँ सही तरह। बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इल्फट से बोल रहा हूँ, यूसुफ नाम है मेरा। जी यूसुफ साहब बोलिए, क्या सवाल आपका? जी जाकिर साहब, मेरा ये सवाल था कि मेरा अपील अलाउ हो गई थी और बायोमेट्रिक भी हो गया मेरा, मतलब लेटर वगैरह सब आ गया था, और बायोमेट्रिक मैंने 6 तारीख को किए, तो बोलते कार्ड 1 वीक में आ जाना चाहिए था, तो अब तक आया नहीं है, तो कितना टाइम लगता सर उसके? देखें बायोमेट्रिक आपने किया है तो कोई फिक्स टाइम फ्रेम तो नहीं होता, लेकिन यही 2-4 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्मली आ जाया करता है। अच्छा, तो किसी ने कहा 1 वीक में हो जाता है, बाजू का 1 वीक में भी आ जाता है, बाजू का 3-4 दिन में आ जाता है, बाजू का 4 हफ्ते लग जाते हैं, 6 हफ्ते लग जाते हैं, तो कोई सेट टाइम फ्रेम नहीं है। तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं हम बायोमेट्रिक के बारे में कि क्यों लेट? आप इंक्वायरी करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। किस तरह, किससे करें? आपने जो डिपार्टमेंट जो आपका केस डील कर रहा है वहाँ पे लिख के उनसे मालूमात कर सकते हैं कि मजीद कितना टाइम लगेगा। ओके, होम ऑफिस पे मतलब करना पड़ेगा? होम ऑफिस में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। जी मेरे यहाँ पे नेक्स्ट मंथ 10 ईयर हो जाएंगे यूके में, तो मुझे पूछना ये था कि मेरा ना 2012 में मैंने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था, तो वो मेरा रिफ्यूज हुआ 2013 में, तो हम अपील में गए, तो फिर वो उन्होंने कहा कि डिसीजन ठीक नहीं है, दोबारा डिसीजन लें। तो
उन्होंने रेफर कर दिया होम ऑफिस को दोबारा जी। तो फिर हम लोग होम ऑफिस ने दोबारा 2014 में डिसेप्शन लगा के ना उसको रिजेक्ट कर दिया। हम फिर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने डिसेप्शन रिमूव कर दिया। तो उसके बाद 2015 में इन्होंने मुझे वीजा दे दिया 3 साल का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इफेक्ट तो नहीं करेगा मेरे स्टेटस? अच्छा, 2015 में जो वीजा उन्होंने आपको दिया, ये कौन सा एंटरप्रेन्योर का वीजा दिया था? फिर ये एंटरप्रेन्योर सेम वही में जो अप्लाई किया था वही जी मुझे मिला 2015 में। जी, तो फिर अगर ऐसी बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये इफेक्ट करेगा आपके 10 इयर्स के जो लॉफुल रेजिडेंस को। ऑलराइट। और ओके, दूसरी बात ये कि मुझे मैं जब स्टूडेंट था और जब ये अच्छा सॉरी मैं आपकी बात जरा काट रहा हूँ, आपके सवाल हेलो मिलेगा कि नहीं, मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं जी, हेलो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आप अगर बिल्कुल आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें तो ब्रेक से वापसी पे मैं आपसे दोबारा आपके दूसरे सवाल से स्टार्ट करूँगा। नाज़रीन एक वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द लॉ शो। हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए, चूँकि आखिरी सेगमेंट है तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो सर, मैंने ये पूछना था बेसिकली कि मैं ऑनलाइन था लास्ट टाइम, लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे उसका अपील का, उसी को कंटिन्यू करना था मुझे कि मैंने कुछ अर्सा प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं की हुई, मुझ पे ड्यू थी मगर मैं पे नहीं करता। क्या नहीं पे की हुई? सकता है मेरे वीजा पे? सॉरी क्या आपने नहीं पे की हुई? प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं करता था, मैं फ्री लेता था पर मुझे फ्री अलाउ नहीं थी। तो ये अफेक्ट कर सकता है मेरे उस पे? मगर मैंने आज NHS को फोन किया था, वो कहते हैं आपके रिकॉर्ड पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। अगर आपके रिकॉर्ड पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं इलियास बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने FLRO एप्लीकेशन डाली थी, जून को डाली थी, 5 तारीख को। मेरा ऑक्यूपेंस लेटर तो आ गया है, फिंगरप्रिंट के अभी तक आया नहीं, और कितनी देर में आता है वो? और ये अभी अभी वो जो EU से बाहर निकल रहे हैं तो FLRO एप्लीकेशन के कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे पहले तो 2.5 साल की एक्सेशन दे दी थी, अभी दूसरी बार मैंने डाली है। नहीं, आपने एप्लीकेशन ये इस साल जून में डाली है ना? हाँ, अभी इस साल में डाली है। तो अभी डाले हुए तकरीबन 1-1.5 महीना ही हुआ है। हाँ, तो अभी आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि बायोमेट्रिक कितने अरसे में आता है? हाँ देखिए, आम तौर पे तकरीबन ये टोटल प्रोसेसिंग में आम तौर पे 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है, तो जिसमें 2-3 महीने बाद बायोमेट्रिक का जो है वो 3-4 महीने बाद आ ही जाता है। जहाँ तक EU का ताल्लुक है कि EU से UK निकलता है तो आपके केस पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं FLRO, तो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगेन अनलेस के आपके कोई EU सिटीज़न की बेसिस पे आपकी कोई एप्लीकेशन हुई हो और उस पर डिपेंडेंट हो, तो आम तौर पे जब आप FLRO एप्लीकेशन करते हैं और इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से, यहाँ के इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे लीव मिली है या आउटसाइड द रूल्स जो है वो जिन लोगों को मिली हुई है, तो EU से अगर UK अभी जो रेफरेंडम हुआ है उस सिलसिले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मरियम बात कर रही हूँ ग्लासगो से। जी। तो मैंने ये पूछना था कि हम लोगों को ना डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 6 साल की, जो 3 साल की, तो 3 साल बाद हम लोगों ने लास्ट ईयर एक्सटेंशन के लिए भेजा था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए हम लोगों को भेजे। मेरे 4 बच्चे और 2 हम वाइफ एंड हस्बैंड, राइट। तो उन्होंने हम लोगों के 5 लोगों के तो हो गए थे बायोमेट्रिक, राइट। जो छठा बच्चा था हमारा वो मेरे डिस्कशनरी लीव के बाद पैदा हुआ था, ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनके पास थी सब कुछ, लेकिन उन्होंने रॉन्ग भेज दिया था सब कुछ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सोलिसिटर के थ्रू जो है भिजवाया कि ये रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है, मेरी छोटी बच्ची की। तो
उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने के बाद फिर रॉन्ग भेज दिया, तो हमको अप टू 1 ईयर हो गया, तो हमारा भी एक्सटेंशन वापस नहीं आई। प्लीज मैं ये बंद करूंगी फोन, तो उसके बाद आप मुझे टीवी पे मैं सुनूंगी आपका आंसर, ठीक है? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अभी तक हम लोगों को अप टू 1 ईयर हो गया, तो एक्सटेंशन अभी लग के हम लोगों की आई नहीं है। ये क्या कि मेरे बच्ची की वजह से रुका हुआ है सिलसिला का, क्योंकि अभी उसका बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि पहले आपको 3 साल का मिला था, अभी वो 3 साल की एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया था 3 साल खत्म होने से पहले? जी 3 साल, जी लास्ट 2015 में हमने अप्लाई किया था 3 साल डिस्कशनरी के लिए। जी जी, अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल बेशक रख दें, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं टीवी बताता हूँ। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये डिले हुआ है, जो 1 साल का हो गया टाइम, तो कल को अगर आपको वीज़ा मिलता है इंशाल्लाह, जो कि मज़ीद 3 साल का मिलता है, तो अगर वो अगले महीने भी वीज़ा मिलता है जो कि 3 साल का वो देंगे, तो आपका ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये जो टाइम पीरियड है जो आप वेट कर रही हैं, आपने अपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले एक्सटेंशन के लिए किया था, तो ये आपका टाइम फ्रेम काउंट होगा। तो आपको जब 6 साल हो जाते हैं इंक्लूडिंग दिस टाइम, तो आप फिर इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकेंगी। जहाँ तक जो आपका सवाल एक्चुअल था कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, तो उस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डेट ऑफ बर्थ का जो इशू आप बता रही हैं उसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हो। तो आप चाहें तो आप अपने वकील के ज़रिए से इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि जी इतना का टाइम क्यों लगा रहे हैं। और 1 साल का जो टाइम जो है वो काफ़ी लंबा टाइम होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, ये आप जब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो टाइम गुजरा है इसको आप ये बिल्कुल शामिल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जाकिर साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं देवी सिंह बात कर रहा हूँ लैम्बॉन से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब, मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी कि मेरे को 7 साल हो गए इंडेफिनिट लगा के, और मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सेंड करना चाहता था, पर मैंने पिछले साल हॉलीडेज थोड़ा ज़्यादा निकाले कि मैंने 110 निकाल दिए। जी जी। तो 85 डेज तो मैं इंडिया के लिए गया था, और 25 डेज जो हांगकांग के लिए जो हमारे कंपनी ने भेजा था, जो कंपनी वर्क के लिए, तो मैं उसके लिए अभी अप्लाई अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ? देखिए, आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, जब लास्ट 1 ईयर में 90 डेज से ज़्यादा अगर आप आउट ऑफ यूके चले जाएं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये कब की बात है कि आप जो है वो गए थे? मैं लास्ट ईयर 25 सितंबर को गया था मैं सर। और वापस कब आए थे आप? यानी कि हाँ 25 सितंबर को वापस आ गया था। सॉरी, 25 सितंबर को आप वापस आ गए थे? वापस आ गया था, हाँ जी। तो देखें, जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो आज अगर 27 जुलाई है, तो 27 जुलाई 2016 से आपने जाना है 28 जुलाई 2015 तक, यानी कि वो साल का टाइम फ्रेम है। उसमें उन्होंने देखना है कि जी आपने 90 डेज से ज़्यादा तो मुल्क से बाहर नहीं रहे। तो अगर आप 25 सितंबर को वापस आ गए थे, तो अगर आप जो है वो अभी भी अप्लाई करते हैं जुलाई में 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को आप अप्लाई करते हैं 25 सितंबर, तो आप 26 जुलाई से 26 जुलाई तक जाएंगे ना, तो तकरीबन आपके 2 महीने ही बनते हैं फिर। हाँ जी सर। तो 2 महीने तो फाइन है आपके, 60 डेज तो सही है। तो लास्ट 2 महीने के बाद करूं अप्लाई सर? लास्ट 1 ईयर में आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर न गए हो, तो अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में आप 90 डेज तो से ज़्यादा तो बाहर नहीं रहे, तो तकरीबन 60 डेज बनते हैं। और टोटल 5 ईयर्स में आप 15 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हो, तो वो आप कैलकुलेट कर दीजिएगा कि टोटल लास्ट 5 ईयर्स में आप 15 मंथ से ज़्यादा ना रहे हो, और लास्ट 1 ईयर में, जो कि जिस तरह मुझे आपने बताया कि 25 सितंबर को आप वापस आ गए थे, तो उस हिसाब से तो अभी आप अगर अभी अप्लाई करते हैं तो आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो गुड इवनिंग सर, मैं कमेंट्री से बोल रही हूँ। हेलो जी जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं कमेंट्री से बोल रही हूँ। मैंने ये पूछना था कि मैंने अभी 2 मंथ के बाद परमानेंट स्टे अप्लाई करना था। जी जी। लेकिन मैंने वो 2 मेरे जो वो टेस्ट करने थे, तो वो अभी मेरे से हो नहीं पाए।
क्योंकि मेरी बेबी छोटी है मेरे पास, तो अभी मैं कर नहीं पाई, तो मैं एक्सटेंशन अप्लाई करना है मुझे। तो मुझे ये पूछना था कि एक्सटेंशन अप्लाई करना है तो उसमें 2 इयर्स की का वो देंगे एक्सटेंशन? जी आमतौर पे 2 इयर्स का देते हैं। अभी आप कौन से वीज़े पे हैं? मैं स्पाउस वीजा पे हूँ, तो मुझे अभी परमानेंट स्टे करना था। जी आमतौर पे मेरे ख्याल में 2 साल का ही देते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आप टेस्ट कर लेती हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो वो जो 2 हेलो जी जो 2 साल का वो फिर स्टे देते हैं, मतलब आगे वो एक्सटेंशन, तो उसमें मैं कभी भी टेस्ट पास करके अप्लाई कर सकती हूँ परमानेंट स्टे की 2 साल पूरे होने से? नहीं, आपको जब वो जो भी वो टाइम देते हैं, साल 2 साल का जो भी आपको टाइम देते हैं, तो उस दौरान जब आप अपना वो कर लेती हैं टेस्ट वगैरह, तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। तो मुझे मतलब 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब टेस्ट पास करते ही चाहे 6 मंथ में मैं टेस्ट पास करके दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, आपने क्या कहा? हेलो? कि वो 2 साल का अगर वीजा मतलब एक्सटेंशन देते हैं तो मुझे 2 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो मैं बीच में मतलब जब भी मैं कर लूँ टेस्ट पास तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ परमानेंट पे? जी, अगर आप अगर और कोई वजह ना हुई हो तो आम तौर पे जो अभी फ़िलहाल कानून है उस हिसाब से आप कर सकती हैं, लेकिन जब भी आपने अप्लाई करना हो तो फिर उस वक्त के कानून के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी 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 जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा ठीक है जी बंद है। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं फैसल बोल रहा हूँ इलफर्ट से। असल में पूछना 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे। अच्छा जी पूछिए जी। एक तो ये है कि जो ना हमारे पास डिस्क्रिप्शन लीव है 3 साल की मेरी और बच्चों के पास, और इन्होंने एक तो पूछना था कि इनकी जो अभी एक्सटेंशन गई है ना, तो उसकी उनको फीस भेजी थी लगा के, तो वो फीस उन्होंने वापस भेज दी थी। तो अभी इंडेफिनेट के लिए जब इन्होंने अप्लाई करना है तो उसके लिए भी फीस लगेगी या नहीं लगेगी? सॉरी, आपने एक्सटेंशन के लिए भेजा था और फीस उन्होंने वापस कर दी? जी 3 ईयर की पहले हो गई थे ना, 3 ईयर के लिए बाद में दोबारा एक्सटेंशन के लिए भेजा। जी जी। तो फीस लगा के भेजा, तो उन्होंने फीस वापस भेज दी। तो फिर अभी जब इंडेफिनेट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें भी फीस उन्होंने वापस क्यों भेजी आपको? उन्होंने कहा था कि आप लोग नहीं अप्लाई कर, मतलब कि पहले असाइलम था ना, तो असाइलम अच्छा, के बाद असाइलम की बेसिस, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में अगर आपको असाइलम की बेसिस पे वो मिला था, वो जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की वजह से, तो जब आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर भी शायद आपको कब टाइम कब पूरा हो रहा है? नेक्स्ट ईयर। तो फिर भी जो है उस शायद आपको उस इनडेफिनिट की फ़ीस ना देनी हो, लेकिन ये आपको नेक्स्ट ईयर अगर कानून में कोई तब्दीली हो तो नहीं कह सकते, लेकिन आम तौर पे जब आपको पहले आपको असाइलम की बेसिस पे आपको मिला हो तो फिर आप इनडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं बगैर फ़ीस के। तो दूसरा एक और क्वेश्चन ये था कि अभी लाइफ इन यूके टेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा? लाइफ इन नहीं, वो भी फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं बनती, आपको लाइफ इन द यूके भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर करना पड़ेगा। नेशनैलिटी के लिए करना, लेकिन नेशनैलिटी की जो लाइफ इन यूके की बुक है ना, वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपके पास एंट्री लेवल 3 का कोई वैलिड सर्टिफिकेट है तो शायद आपको ना करना पड़े। जी एंट्री लेवल 3 जो ईसोल का जो है ना, जो वो अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता नेशनैलिटी के लिए। अच्छा, वो ईसोल का आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट। एंट्री लेवल 3 नहीं, ईसोल का नहीं किया। ईसोल का नहीं किया जाता। जी जी बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन करनी होगी, आप भी, और आपसे पहले भी एक कॉलर थी जो पूछ रही थी कि अगर वो अभी लाइफ इन द यूके वगैरह नहीं करती तो फिर बात को कोई मसला, जब उनको टाइम मिलता है तो वो इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकेंगी कि नहीं, जो स्पाउस वीज़ा पे हैं। तो आमतौर पे कर सकते हैं। केस वर्कर की डिस्कशन भी होती है, बेहतर है कोई भी स्टेप उठाने से पहले किसी वकील से जाकर डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? खान साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा वीज़ा जो है नवंबर 2018 को ख़त्म हो रहा है।
जी जी। और वीज़े की है मेरे पास यूके डिपेंडेंट वीज़ा और सॉरी यूरोपियन डिपेंडेंट। जी जी। और जो है इससे पहले मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब शादी मेरी हुई थी जून को, तो जून 2013 को। जी जी। तो वीज़ा मुझे मिला है नवंबर 2018 तक। तो आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले या जब आपकी शादी को 5 साल हो गए और 5 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी वाइफ 5 साल से ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई कर सकते हैं जी। 5 साल बाद शादी की 5 साल देखेंगे। एज लॉन्ग एज शादी के 5 साल, मतलब वो आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हो, आप लोग इकट्ठे रह रहे हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मज़ीद कॉल्स अब हम नहीं ले सकते। तो जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, ज़िंदगी रही, तो दोबारा आपसे बात होगी नेक्स्ट वीक। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।